अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ्लेवर्स नीट एकेडमी में आप सबका खुश आमदीद है, खैर मकदम है। और ये हमारा तीसरा लेक्चर है, जो कि चैप्टर 8वां चैप्टर है 11th एनसीईआरटी का, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और इस चैप्टर में पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं, ये तीसरा लेक्चर है। जैसे कि आप ऊपर की लाइन में देख सकते हैं कि 11th क्लास की बायोलॉजी की एनसीईआरटी है, उसका 8वां चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो इससे पहले के 2 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हमने ये देखा था कि सेल जो होते हैं यूनिट की लाइफ की बेसिक यूनिट होते हैं। उसके बाद सेल थ्योरी देखी और सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसको जनरली समरी के तौर पे समझ लिया। अब उसी चीज़ को डिटेल में देखना है, लेकिन इससे पहले आज के लेक्चर शुरू करने से पहले एक चीज़ और याद कर लें कि हमने इससे पहले देखा था कि सेल्स की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स। जिसमें आपको बताया गया था कि कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यू का मतलब होता है नॉर्मल और प्रो का मतलब होता है बिफोर यानी पहले। तो यूकैरियोटिक सेल्स में जब आप नाम से समझ सकते हैं कि इसमें नॉर्मल न्यूक्लियस होता है, या नॉर्मल न्यूक्लियस होने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस होता है, सिंपली ये कि इसमें न्यूक्लियस होता है। उसके बाद था प्रोकैरियोटिक सेल्स, जिसका मतलब वो सेल्स जो न्यूक्लियस से पहले से हैं, यानी जब न्यूक्लियस का वजूद नहीं था उससे पहले जो सेल थे, तो जाहिर सी बात है कि उनमें न्यूक्लियस नहीं होगा, तो उनको प्रोकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है। तो चूँकि आज के लेक्चर में आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में डिटेल बताई जाएगी, इसलिए ये 2 चीज़ें बताना ज़रूरी था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल्स वो न्यूक्लियस से पहले के सेल्स हैं, तो इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। और न्यूक्लियस जो है एक ऑर्गेनेल है, और ऑर्गेनेल वो होते हैं जो मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं और सेल के अंदर पाए जाते हैं। तो जैसा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस तो नहीं होता है, इसके अलावा जो दूसरे ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी नहीं होते हैं, ख़ास तौर से जो कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स को, जिसका एक एक्सेप्शन है राइबोसोम। राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। तो यही एक वाहिद ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि ये भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। और मेम्ब्रेन बाउंड और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड का आप मतलब इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे आपने कोई हलवा बनाया एक बड़ी सी थाली में, और उसमें छोटी छोटी थैली में भर के जगह जगह कहीं पर काजू, कहीं पर किशमिश और कहीं पर बादाम थैली में भर कर रख दिया, तो ये हो गए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। लेकिन आपने ये काजू, किशमिश और बादाम को थैलियों में भर के नहीं रखा, बल्कि ऊपर से हलवे के ऊपर इसी तरह से छिड़क दिया जगह जगह, तो ये हो गए नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। और ये पाए जाते हैं, ये थैली में नहीं है इसीलिए नॉन मेम्ब्रेन बाउंड हो गए, और ये पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। इस चीज़ को आप इससे अच्छे से याद रख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो डिटेल है वो देखते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि किन किन ऑर्गेनिजम्स में प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं ये बेसिकली 2 तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक तो बैक्टीरिया और दूसरे आर्किया। इन 2 ऑर्गेनिजम्स में प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनमें सिर्फ एक सेल होता है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं। जैसे कि हम आपके हुए दूसरे जो जानवर आप देखते हैं वो सब मल्टी सेलुलर होते हैं। हमारे बदन में बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं, तो हम सब मल्टी सेलुलर हुए। लेकिन बैक्टीरिया और आर्किया 2 यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं। ये बात यहाँ पे आप याद रखिए कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं और प्रोकैरियोटिक भी हो सकते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्रोकैरियोटिक सेल्स नहीं होते हैं। ठीक है। तो जैसा कि आपको बताया गया कि 2 तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। इसमें से पहला है बैक्टीरिया और आर्किया। बैक्टीरिया में भी मुख्तलिफ तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन अलगी। यहाँ पे सिर्फ नाम अलगी है, होते हैं ये बैक्टीरिया, ये दरअसल साइनोबैक्टीरिया होते हैं, नाम अलगी दिया हुआ है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ब्लू ग्रीन अलगी जो है अलगी नहीं है, ये बैक्टीरिया है। उसके बाद आता है माइकोप्लाज्मा, और उसके बाद आता है पीपीएलओ यानी
प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो ये माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, यही चीज़ को एक ही चीज़ के दो नाम है, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ एक ही चीज़ है, ये सारे के सारे बैक्टीरिया हैं, ठीक है। और इसके बाद आता है आपका आर्किया, इसमें कोई सब टाइप्स नहीं है, सारे के सारे इंक्लूडेड है। तो बैक्टीरिया और आर्किया, बैक्टीरिया भी सारे इंक्लूडेड है या कुछ नाम अलग से दे दिए गए हैं खाली। तो बेसिकली दो टाइप में, दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स में प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। अब उसके बाद अगला पॉइंट ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो हैं वो डिफरेंट साइज़ और शेप में होते हैं। तो ये बात याद रखिए कि प्रोकैरियोटिक सेल्स सिर्फ एक साइज़ और एक शेप नहीं होता है, बल्कि उसके अलग अलग साइज़ और शेप होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको बता दें कि बैक्टीरिया को ही ले लें, जैसे जो कि एक टाइप है प्रोकैरियोटिक सेल्स की। तो बैक्टीरिया बहुत सारे शेप के होते हैं, चार जो है बेसिक शेप्स हैं जो ज़्यादातर पाए जाते हैं। इन चार के अलावा भी और भी शेप्स बैक्टीरिया के आते हैं, लेकिन ये चार कॉमन हैं। जैसे ये चार कॉमन कौन से हैं? पहला है बैसिलस, जिसका मतलब होता है रॉड लाइक, रॉड यानी छड़ी या डंडा, डंडे जैसे जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें बैसिलस कहते हैं। उसके बाद आता है कॉकस, कॉकस मतलब स्फेरिकल, जैसे एक बॉल जैसा स्फेयर, उसको कहते हैं कॉकस। उसके बाद आता है विब्रियो यानी कोमा जैसे। फिर आता है स्पिरिलम, इसका मतलब होता है स्पायरल, आपने स्पायरल बाइंडिंग कराई होगी ज़ेरॉक्स करा के जो, या फिर कुछ सीढ़ी देखी होगी जो ऐसे गोल गोल घूमती है और नीचे आती है, उसको कहते हैं स्पायरल। यहाँ पे आप इसको इमेज की मदद से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए बैक्टीरिया के जो कॉमन शेप्स होते हैं उनकी इमेज दी गई है। पहला है कॉकस, स्फीयर जैसा है, बॉल जैसा है। उसके बाद विब्रियो जो थोड़ा सा कॉमा जैसा है, थोड़ा सा घुमा रहता है। उसके बाद है बैसिलस जो बिल्कुल सीधा डंडे जैसा है। और फिर नीचे स्पिरिलम जो कि स्पायरल शेप में है, ठीक है। ये हुआ आपका बैक्टीरिया के कॉमन शेप्स। तो इससे खाली ये बताना था मकसद कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं अलग अलग साइज़ और अलग अलग शेप में आते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक, जो इस पर एक जो अहम टॉपिक है वो है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल का, इसमें बेसिकली आप स्ट्रक्चर देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से बनता है, ऑर्गेनाइज होता है, उस बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले बाहर से शुरू करते हैं कि कवरिंग, प्रोकैरियोटिक सेल्स की कवरिंग कैसी होती है, यानी उसकी मेम्ब्रेन क्या होती है, वॉल क्या होती है। तो इसमें आपको ये देखना होगा कि ऑल प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल ये दोनों होते हैं प्रोकैरियोट्स में। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि एनिमल्स में जो होता है सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती है। और प्लांट्स में जो होता है सेल मेम्ब्रेन प्लस सेल वॉल दोनों होते हैं। तो यहाँ पे प्लांट्स के अलावा जो बैक्टीरियाज और आर्की होते हैं जो कि प्रोकैरियोट्स होते हैं, इनमें भी सेल वॉल पाई जाती है। तो सेल वॉल किस में पाई गई? प्लांट्स में पाई गई और प्रोकैरियोट्स में पाई गई, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन जो सिर्फ होती है वो होती है एनिमल्स में। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन याद रखना है आपको कि माइकोप्लाज्मा में जो होते हैं उसमें सेल वॉल नहीं होती है, ये बैक्टीरिया ही हैं, लेकिन इनमें सेल वॉल नहीं होती है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। तो ये थी कवरिंग के बारे में बात। इसके बाद आगे बढ़ते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म को आप जानते ही हैं कि जो सेल के अंदर का जो एक लिक्विड या फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है जो पूरी सेल की जगह को भर लेता है। जैसा कि आपको बताया था कि आप एक बलून लें, उसमें पानी भरें, तो जो पानी भरा रहेगा वो रहेगा साइटोप्लाज्म। तो उसी तरह से इसमें भी साइटोप्लाज्म होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी साइटोप्लाज्म होता है। जेल लाइक होता है, जेल आप सबने देखा है, फ्लूइड होता है, थोड़ा सा बहाव होता है उसमें, एक जगह रुका नहीं होता है। जेल या जेली जो आपकी आती है वो बहती नहीं है, लेकिन ये जो जेल है, ये जेल होने के बावजूद भी थोड़ा सा इसमें बहाव होता है, एक जगह ठहराव नहीं होता है। और फिर ये अगला पॉइंट जो इससे पहले आपको बताया जा चुका है कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं, लेकिन राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम इज़ द ओनली ऑर्गेनेल विच इज़ प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो ये सवाल अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में अगर आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे कि इसमें से कौन सा ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, तो इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिए कि राइबोसोम है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। इसके बाद एक जो पॉइंट है कि जेनेटिक मटेरियल इज़ प्रेजेंट बट इज़ नॉट इन्वेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये याद रखिए कि जैसे यूकैरियोटिक सेल्स में जो था जेनेटिक मटेरियल आपका होता है डीएनए, ये पॉइंट आपको याद होगा। तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, और यूकैरियोटिक सेल्स में ये जो था डीएनए ये न्यूक्लियस में होता था, जो कि न्यूक्लियस क्या होता था, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती थी, एक थैली होती थी जो न्यूक्लियस को कवर करती थी, उसमें पाया जाता था। तो ये जेनेटिक मटेरियल तो ज़रूरी है, ये सब में पाया जाएगा, चाहे यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल, क्योंकि इसी में सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न के टाइम पे काम आती है।
जब एक सेल से दूसरा सेल बनता है तो इसी जेनेटिक मटेरियल में सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि अगले सेल में पास की जाती है। जैसे कि पेरेंट्स से उनके बच्चों को क्या इन्फॉर्मेशन पास की जाती है, उनके बाल कैसे होंगे, उनकी ये सब चीज़ें कैसी होंगी, दूसरी चीज़ें, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूरी है, सब चीज़ में होना चाहिए, तभी अगली जनरेशन आगे बढ़ेगी। तो ये जेनेटिक मटेरियल सब में होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में भी होता है, बस फ़र्क इतना है कि उसमें जो था वो एक थैली में बाउंड था, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये बाउंड नहीं होता है, बल्कि जो साइटोप्लाज्म है उसी में बिखरा हुआ होता है। ठीक है, अब जेनेटिक मटेरियल की जो बात निकली है, और जैसा कि आप जानते हैं कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, तो अब इसमें किस तरीके के डीएनए पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, तो इसमें दो तरीके का डीएनए पाया जाता है। पहला डीएनए जो कि जीनोमिक डीएनए है, ये सब में पाया जाता है और दूसरा जो होता है वो है प्लाज्मिड डीएनए। अब इसमें क्या फ़र्क है, जीनोमिक डीएनए जो होता है जिसमें वो इन्फॉर्मेशन होती है जो हेरिडिटी के लिए ज़रूरी होती है, जो एक सेल के ज़िंदा रहने के लिए बेसिक जो ज़रूरत होती है वो होती है जीनोमिक डीएनए, यानी एक अगली आने वाली नस्ल किस तरह की होगी, उस जो ज़रूरी जो बातें हैं वो इसमें होती है जीनोमिक में। उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, सब में नहीं, कुछ में प्लाज्मिड डीएनए भी पाया जाता है। प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है, ये कुछ एडिशनल जीन्स हैं जो बैक्टीरिया के लिए यूज़फुल होते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरिया का आपने सुना होगा कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ गया, कोई एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है, तो ये फ़ायदा उनको कहाँ से मिलता है, ये जो जीन्स होते हैं ये प्लाज्मिड डीएनए में आते हैं। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिए कि प्लाज्मिड डीएनए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी के लिए, ज़िंदा रहने के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ये एक एडिशनल बेनिफिट है। इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे नीट की क्लास हुई, आप स्कूल जाते हो, 11th 12th करते हो, प्लस अलग से नीट की क्लासेस लगाते हो। स्कूल जाना आपका इसेंशियल है, क्यों? क्योंकि अगर आप 11वीं 12वीं पढ़ोगे ही नहीं तो आपको नीट की एग्ज़ाम जो एंट्रेंस होता है उसमें अपीयर करने नहीं दिया जाएगा। तो ये इसेंशियल हो गया, ये हो गया जीनोमिक डीएनए। एडिशनली आपने एडिशनल बेनिफिट के लिए आपने अलग से क्लासेस लगा ली जिसमें नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग से कुछ बातें बताई जाती हैं, तो ये आपका एडिशनल बेनिफिट हुआ। लेकिन अगर आप ये नहीं भी करोगे तो आपको एग्ज़ाम में अपीयर करने दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ एडिशनल बेनिफिट के लिए आपने नीट की क्लासेस लगाई। तो ये नीट की क्लासेस जो हैं ये प्लाज्मिड डीएनए है जो ज़रूरी नहीं है लेकिन एडिशनल बेनिफिट देती हैं। और जीनोमिक डीएनए जो हुआ वो जो आपका स्कूल का 11th और 12th हुआ वो जीनोमिक डीएनए है जो ज़रूरी है। ठीक है, ये यहाँ से याद रखना है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है इंक्लूजन्स। इंक्लूजन्स क्या होते हैं, ये एक यूनिक चीज़ है, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में होती है, यूकैरियोटिक सेल्स में भी इंक्लूजन्स पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे इनका इंपॉर्टेंस उतना ज़्यादा नहीं है जितना प्रोकैरियोटिक सेल्स में इनका इंपॉर्टेंस है। इनका इंपॉर्टेंस होता क्या है ये समझ लेते हैं। आप जैसे जैसे आगे पढ़ोगे या पीछे के लेक्चर से थे जो मैं आगे करूँगा उसमें आप ये देखोगे कि बैक्टीरिया बहुत मुश्किल हालात में रहते हैं, जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, जहाँ का टेम्परेचर बहुत कम हो, जहाँ पे दूसरे जानदार ज़िंदा नहीं रह पाते हैं, बैक्टीरिया वहाँ पे ज़िंदा रह लेते हैं। तो ऐसे हालात में क्या होता है कि बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, लेकिन तो वो न्यूट्रिशन लेते कहाँ से हैं, ये न्यूट्रिशन वो लेते हैं इंक्लूजन्स से। इंक्लूजन्स कहते हैं शामिल करने को। तो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में ये शामिल होते हैं इंक्लूजन्स, और ये होते क्या हैं, ये न्यूट्रिएंट होते हैं। यानी आप समझ लीजिए कि किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे आपको खाना नसीब नहीं होगा बहुत दिनों तक, तो आप अपने साथ कुछ खाना लेके चलते हैं कि चलो अगर 15-20 दिन तक भी खाना नहीं मिला तो इस चीज़ से काम चला लेंगे। तो बल्कि ये बिल्कुल इंक्लूजन्स उसी तरह से हैं, बैक्टीरिया का खाना है जो बैक्टीरिया अपने पास जमा करके रखे रहता है सेल्स में, और उस वक्त इस्तेमाल करता है जब उसको खाना नहीं मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंस है इंक्लूजन्स की प्रोकैरियोटिक सेल्स के लिए। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में इंक्लूजन्स बिखरे होते हैं, ये ज़िंदा नहीं होते हैं। ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो ज़िंदा चीज़ें होती हैं, और इंक्लूजन्स जो होते हैं वो ज़िंदा चीज़ें नहीं होती हैं, ये याद रखिए। इसके अलावा आखिरी पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ रहे हैं, मेसोसोम। मेसोसोम क्या है, ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, और ये इनफोल्डिंग है, किसकी, सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है। आप इसके बताते हैं इमेज के साथ में, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में मेसोसोम बना है। जो सेल बाउंड्री है यहाँ पे, ये जो सेल बाउंड्री है ब्लू कलर से बनाई गई है, इसकी इनफोल्डिंग है, यानी इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया गया है। तो ये हो गया है आपका मेसोसोम। ये सीधी लकीर भी हो सकती थी, इस तरह से सीधी लकीर भी हो सकती थी, लेकिन क्या हुआ कि कहीं जाके इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके फिर वापस ये उसी लेंथ पर आ गया। तो ये जो अंदर की तरफ फोल्ड होता है ये एरिया,
कि जो एरिया अंदर की तरफ फोल्ड हुआ है इसी को कहते हैं मेसोसोम। इसका फंक्शन डिटेल में बताया जाएगा, फिलहाल इतना समझ लीजिए कि इसकी वजह से जो सेल की जो मेम्ब्रेन है उसका एरिया बढ़ जाता है। एरिया बढ़ने से सेल के फंक्शंस में जैसे रेस्पिरेशन वगैरह में फ़ायदा होता है, जितना ज़्यादा एरिया रहेगा उतना ज़्यादा फंक्शन होगा। तो ये प्रोकैरियोट्स की एक खास फीचर है जो सिर्फ इनमें पाई जाती है। ये सेल मेम्ब्रेन की इन फोल्डिंग होती है, अंदर फोल्ड हो जाता है वही सेल मेम्ब्रेन, तो उसका एरिया जो है वो बढ़ जाता है, इसे कहते हैं मेसोसोम। तो ये था प्रोकैरियोटिक सेल्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। और यहाँ पे कुछ मैंने डिफ्रेंशिएशन भी डाला है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या डिफ्रेंशिएशन होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स सिर्फ यूनिसेलुलर होते हैं जैसे कि मैंने बताया ऊपर, और यूकैरियोटिक सेल्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। दूसरी बात आती है साइज़ की, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स काफ़ी छोटे होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के मुकाबले में। फिर आती है बात मल्टीप्लिकेशन की, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का मल्टीप्लिकेशन बहुत तेज़ होता है और इसकी बनिस्बत यूकैरियोटिक सेल्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो काफ़ी धीरे से होता है, स्लो रेट से होता है। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया हो। मैंने काफ़ी आसान करने की कोशिश की है, एक मुश्किल टॉपिक है, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ या कोई डाउट रह गया हो तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे या यूट्यूब पे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको हल करने की कोशिश करूँगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।